देखो इधर फोर्थ यूनिट का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ अल्टरनेटिंग करंट। क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट? करंट के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। करंट का मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए कंडक्टर, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, समझ में रहा? लेकिन करंट के टाइप देखते हैं तो करंट दो टाइप का होता है। आपने पढ़ा होगा डीसी करंट यानी कि डायरेक्ट करंट, और दूसरा क्या है एसी अल्टरनेटिंग करंट। डीसी करंट का क्या है मतलब है? डीसी का मतलब है डायरेक्ट करंट जिसकी डायरेक्शन चेंज ना हो, समझ में? जैसे आपने बैटरी लगाई, डीसी करंट कहाँ मिलता है ये भी पता होना चाहिए आपको। बैटरीज में एक बल्ब लगाया सर्किट में, अब इस सर्किट में जैसे आपने बैटरी लगाई, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक करंट फ्लो करेगा। डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। 1 घंटा आप चलाओ, 2 घंटा चलाओ, पूरे दिन चलाओ, ये अपनी डायरेक्शन ही नहीं बदलता है। तो बैटरी से निकलने वाली करंट कौन सी होती है? डायरेक्ट करंट। कौन सी करंट है यहाँ? डायरेक्ट करंट। और अभी तक जितने भी चैप्टर हमने पढ़े हैं या जितनी भी यूनिट करी हमने, चाहे करंट फ्लो करवा रहे थे उससे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, तो उस टाइम पे वो डीसी करंट ही था। एसी करंट से अभी डील करने जा रहे हैं हम। एसी करंट का इससे पहले नहीं पता अपने को, समझ में? तो एसी करंट क्या होता है? एक वायर में चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स एक बार इधर जाएं एक बार इधर जाएं, अल्टरनेटिंग, उल्टा सुल्टा, समझ में? वायर में चार्जेस एक बार उधर जाएं एक बार उधर जाएं एक बार उधर जाएं एक बार उधर जाएं, उल्टा सुल्टा चले, यही अल्टरनेटिंग करंट है। अब इसका मोशन कैसा है, कैसे इसके फेजेस चेंज होते हैं, वो सारी चीज़ें आपने समझनी है। ये कैसे चलता है एक्चुअल में समझ में नहीं आता, चलता कैसे है? चार्ज ऐसे उल्टा सुल्टा कैसे चलता है, इसका मोमेंट कैसा है? तो आप यूँ समझिए, एक पेंडुलम जो होता है ना, पेंडुलम मेन पोजीशन पे रहता है। जैसे आप इसको डिस्प्लेस करोगे यहाँ से, एक्सट्रीम पे जाएगा, ये एक्सट्रीम पोजीशन, फिर इधर आएगा कि नहीं, इधर आएगा, ये भी एक्सट्रीम बोली जाती है। तो पेंडुलम जैसे चलता है ना मेन पोजीशन के आगे पीछे, सेम वैसे ही चार्जेस चलते हैं इसमें। अब इनका मोमेंट कैसा है वही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसी करंट एक्चुअल में है क्या, कैसे फ्लो हो रहा है? आप देखो, जाते हो एक साइड स्पीड स्लो, स्लो होते होते स्लो बिल्कुल स्पीड क्या हो गई? 0। अब उसी डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन आप पॉजिटिव मानो राइट साइड वाली, तो लेफ्ट साइड वाली क्या होगी? नेगेटिव। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी घटते घटते 0 रुक गया। फिर इसी डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी हुई मैक्सिमम, मेन पोजीशन आते आते मैक्सिमम। फिर अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी घटना स्टार्ट हुई। अब यहाँ आके अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो गई? 0। सेम वैसे ही अब अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ेगी, मीन तक आते आते मैक्सिमम, फिर घटना चालू करेगी। यानी कि एक झूला झूलता है जैसे, एक पेंडुलम जैसे चलता है, सेम वैसा ही बिहेवियर है अल्टरनेटिंग करंट का, सेम वैसा। और कैसे इसके फेजेज चेंज होते हैं? आप बोलते हैं ना सिंगल फेज की मोटर, डबल फेज की मोटर, क्या है मतलब? फेज का मतलब क्या है, कहाँ से आया फेज? तो सारी चीज़ें एसएचएम से आती हैं। एसएचएम अगर आपने पढ़ा हुआ है तो दिक्कत नहीं है, नहीं मेरे को अभी करवाना पड़ेगा। एसएचएम क्या है, करंट कैसे चलता है, इस प्रकार का जो मोशन है ना बेटा, ये मेन पोजीशन के आगे और पीछे, ये क्या है? एसएचएम। क्या है ये? करंट या चार्ज जो है ना वो क्या कर रहा है? एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। बहुत हार्ड नहीं है, समझने में बहुत ही आसान है, 15 मिनट में सारा समझा देता हूँ मैं। एसएचएम क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब क्या है? ये ऐसा मोशन है जो अगर टाइम बढ़ता रहेगा, टाइम बढ़ता रहेगा, एक चीज़ इंडिपेंडेंटली बढ़ती रहेगी और एक वैल्यू बार बार अपने आप को रिपीट करेगी। दिस इज एसएचएम। टाइम बढ़ रहा है, यहाँ पेंडुलम बार बार अपनी उसी लेंथ के आगे पीछे ऑसिलेट कर रहा है कि नहीं, बार बार अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है कि नहीं? एसएचएम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक वर्ड कहाँ से आया पता है? हार्मोनिक, जो चीज़ें एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होती हैं उनको क्या बोलते हैं हम? हार्मोनिक। आगे समझ में? आप देखो संडे मंडे ट्यूसडे कैसा नेचर है? हार्मोनिक है। ठीक 7 दिन बाद संडे आता है कि नहीं, फिर मंडे आता है कि नहीं? नहीं आएगा समझ में? सारे गामा पा धा नि सा, कितने सुर होते हैं? 7 सुर होते हैं। फिर सारे गामा पा धा नि सा, हारमोनियम। हारमोनियम से क्या बना है? हार्मोनिक। आगे समझ में? एक ऐसी वैल्यू जो फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करती रहे। तो टाइम बढ़ता रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद वो वैल्यू अपने आप को रिपीट कर रही है, दिस इज हार्मोनिक। आगे समझ में? अब आप कहोगे ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं नेचर में। नहीं,
ऐसा ही जब आगे और पीछे जाए ना, एक फिक्स पोजीशन के आगे और पीछे जा रहा है, यही हार्मोनिक है। सारे हार्मोनिक नहीं है, बार बार उसी वैल्यू को रिपीट कर रहा है फिक्स टाइम पीरियड के बाद। पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है? फिक्स। पता है आपको इस चीज़ का? हाँ, तो इसी मोशन को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जब यहाँ पे है ना तो इसका फेज क्या हो सकता है? यहाँ पे है तो इसका फेज हो सकता है 0 पाई 2 पाई। अब ये चीज़ समझ में तो नहीं आती आई कहाँ से? जब यहाँ पे है तो इसका फेज क्या है? जब यहाँ पे है तो इसका फेज क्या है? कहीं वही नहीं पता होगा फेज क्या होता है। ध्यान से देखो, व्हाट इज फेज? आपने बस मेरे साथ सोचना है। एक पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। कौन सा मोशन कर रहा है? सर्कुलर। ठीक है, ये पार्टिकल जुड़ा हुआ है ये यहाँ, ठीक है। पी पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, पी का कैसा मोशन है? सर्कुलर। अब आप देखो इसका डायमीटर इस यहाँ मिला दो, ये डायमीटर कंप्लीट यहाँ और यहाँ, आगे समझ में? ये सेंटर है। अब ये पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, कुछ टाइम के बाद चलता चलता यहाँ पहुँच गया, तो अब इसकी पोजीशन क्या हुई? ये वाली। कितना डिस्प्लेसमेंट किया इसने? थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। भाई यहाँ पे कौन सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है भाई? एंगुलर, बार बार एंगल बदल रहा है। मेन पोजीशन ये है इसके लिए, यूँ मानो इसके साथ क्या चेंज हो रहा है? इसका एंगल। तो ये क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आ रहा है समझ में? अब ये थीटा क्या होगा? थीटा बोला जाएगा ओमेगा टी। थीटा कितना है यहाँ पे? ओमेगा टी। कहाँ से आया पता है? ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो थीटा को क्या ले सकते हो? ओमेगा इंटू टी। एंगल को क्या ले सकते हो? ओमेगा इंटू टी लिख सकते हो। तो अब देखो ये इसका रेडियस वेक्टर है जिसकी वैल्यू मैक्सिमम है ए एम्पलीट्यूड बोलूँ मैं, यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड है इसका, ये एम्पलीट्यूड नहीं इतना सा, पूरा जहाँ तक जाएगा ना, इधर भी और इधर भी, ये क्या बोला जाएगा? इसका एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड क्या है? ए। रेडियस इसकी आ रहा है समझ में? और रेडियस वेक्टर ऐसे घूम रहा है, ये रेडियस वेक्टर ऐसे घूम रहा है। इसके साथ एक परपेंडिकुलर हमने पॉइंट पे एक पार्टिकल और जोड़ दिया। पी ऐसे मोशन कर रहा है, क्यू का मोशन कैसा है बताइए? जस्ट सोचना आपने मेरे साथ। पी ऐसे ऐसे मूव करेगा, क्यू ऐसे वैसे ऊपर मूव करेगा। जैसे वैसे पी इधर आ जाएगा, पी इधर आ गया कहीं, तो फोटो परपेंडिकुलर क्यू किधर आ गया? नीचे। अब ये नीचे जा रहा है, ये तो इधर आ रहा है, ये किधर आ रहा है? नीचे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, तो पी जो पॉइंट है या पी पार्टिकल वो तो ऐसे मूव कर रहा है, तो फोटो परपेंडिकुलर एक पार्टिकल और जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे ये ईपर जाएगा वैसे वैसे ये ऊपर जाएगा, और यहाँ जाते जाते एंगल कितना हो जाता है? 90 डिग्री। आ रहा है समझ में? करंट की इक्वेशन या ईएमएफ की इक्वेशन क्या होती हैं? E = E नोड साइन ओमेगा टी। ईएमएफ जो बनेगा ना उसकी इक्वेशन होती है E = E नोड साइन ओमेगा टी। करंट की इक्वेशन होती है I = I नोड साइन ओमेगा टी। कहाँ से आ गया? जब तक ये नहीं समझोगे कभी नहीं समझ में आना, ठीक है। अब देखो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहाँ से, इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा या साइन थीटा क्या है यहाँ पे? ओमेगा टी। आप देखो ये जो डिस्टेंस है ना जितना, उतना ही तो इसका है क्यू का। तो क्यू का डिस्प्लेसमेंट क्या है अभी इस टाइम पे? टी टाइम पे। ये टी टाइम पे पहुँच गया पार्टिकल यहाँ टी क्या था? 0, जहाँ से स्टार्ट हुआ था। बताओ ये वाई है ना, डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी। वाई की क्या इक्वेशन होगी? आप इस ट्रायंगल में देखो, ये वाई निकाल लोगे तो आपने ये निकाल लिया। इस ट्रायंगल में मान लो ये एम है, कुछ भी पॉइंट का नाम दे दो आप रखो इसका पीएम जो है ना, पीएम, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है अपना? वाई। देखो पीएम क्या है अपना? वाई के इक्वल है ना, अपॉन हाइपोटेनियस कितना है? ए। तो वाई की वैल्यू क्या आई? ए साइन ओमेगा टी। क्या वैल्यू आई? ए साइन ओमेगा टी। सेम वैसे ही आ रही है ना, यही चीज़ समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, अगर ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। व्हाट इज दिस? डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल एट एनी टाइम। किससे बढ़ेगी? जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा। समझ में? जब इसकी वैल्यू ए के इक्वल कब हो जाएगी? वाई की वैल्यू ए के इक्वल कब हो जाएगी? जब एंगल कितना ट्रेस हो जाए? π/2 साइन 90। साइन 90 कितना हो जाता है? 1। उस टाइम पे आपका वाई किसके इक्वल होगा? इसकी रेडियस के इक्वल, जिसको मैंने क्या माना है? एम्पलीट्यूड।
आ रहा है समझ में? तो y की इक्वेशन आ गई, y इज टू a sin ओमेगा t। समझ गए? व्हाट इज दिस? डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम, वैल्यू एट एनी टाइम, ठीक है। व्हाट इज दिस? पीक वैल्यू क्या बोली जाती है? मैक्सिमम वैल्यू, या क्या ये पीक वैल्यू, वैल्यू एट एनी टाइम टी, ठीक है। ये क्या है? साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी क्या है बेटा यहाँ पे? ओमेगा टी इसका क्या है? फेज, याद रख लेना क्या है ये? फेज। और पूरा साइन ओमेगा टी क्या है? कंप्लीट आर्ग्यूमेंट ऑफ ए। क्या बोला जाएगा ये? आर्ग्यूमेंट ऑफ ए। समझ गए ना? ये आर्ग्यूमेंट है ए का, मतलब आर्ग्यू करेगा ये वैल्यू कब कब ज़्यादा कब जीरो। अब देखो साइन जीरो, साइन जीरो जीरो, तब वाई, वाई कितना होगा? ज़ीरो। जब ये घूम करके उधर जाएगा क्यू बिल्कुल यहाँ पहुँच जाएगा। जब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? फेज। जब आपका फेज जो है ना π/2 यानी कि 90, तब ये आर्ग्यूमेंट क्या कहता है? y किसके इक्वल? a के इक्वल। जब ये वापस ऐसे कवर करके आ गया, कितना एंगल ट्रेस किया ऐसे घूमते हुए? 180। कितना? पाई, साइन पाई, साइन पाई कितना होगा? 0। तो फिर y ये नीचे आते आते y कितना हो जाता है? जैसे जैसे घूम के आता है ये इधर आ गया, y किधर आ गया? मीन पे। कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट? 0। वही सारी चीज़ें आपने सोचना है। ईएमएफ भी ऐसे ही चलता है वायर में, समझ में? ईएमएफ भी ऐसे ऑसिलेट करता है जैसे पेंडुलम ऑसिलेट करता है, करंट भी ऐसे ऑसिलेट करता है जैसे पेंडुलम ऑसिलेट करता है। आप इस चीज़ को समझेंगे। आया कि नहीं आया समझ में? अब यहाँ फेज कितना, ध्यान से देख लो, यहाँ घूमते हुए फेज कितना होता है बेटा? π/2। देखो यहाँ से चला, मेन पोजीशन मान रहे हैं हम इसको टेढ़ा करूँगा मैं थोड़ी देर बाद। कैसे? ऐसे बीच वाले डंडे को उठा के ऐसे रखूँगा, ऐसे, एक तरफ पॉजिटिव वैल्यू एक तरफ नेगेटिव। व्हाट इज दिस? ए पॉजिटिव वैल्यू, रेडियस पॉजिटिव, इधर क्या है? नेगेटिव वैल्यू। डायरेक्शन के लिए फिजिक्स में क्या लगाते हैं? प्लस या माइनस। समझ में? अब देखो यहाँ फेज कितना? π/2, यहाँ फेज कितना? पाई। जब घूम कर इधर आ जाएगा 270, 3π/2। आगे समझ में? इधर घूम के इधर चला गया, वापस फेज कितना हो जाएगा? 2π। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कितना फेज हो जाएगा? 2π। तो ऐसे ही नहीं फेजेस के ऊपर आप इसको देखो। एक्चुअल में फेज आपको क्या बताता है? कभी सोचा है? फेज आपको क्या बताता है? जो ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है ना, पी का मोशन कैसा है भाई? सर्कुलर। और जो क्यू है ना, उसका मोशन कैसा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये अपने आप को एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद वो उतनी वैल्यू को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो क्यू का कैसा मोशन है? SHM। जैसे मैंने ये समझाया आपको, पी तो सर्कुलर मोशन करेगा और क्यू क्या करेगा? ऊपर नीचे बार बार ऐसा होता रहेगा। तो फेज आपको क्या बताता है? फेज आपको इन्फॉर्मेशन देता है पार्टिकल कहाँ है और नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है। अब आप बताओ मेरे को, फेज है π/4, बताओ पार्टिकल ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है? प्लस ए में, पॉजिटिव ए डायरेक्शन में। π/4 जल्दी बताओ। π/4 कितना होता है? 45 डिग्री। तो 45 तो यहाँ भी किधर जाएगा? पी तो ऊपर जाएगा, तो क्यू भी किधर जाएगा? पॉजिटिव ए में। मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जाएगा कि नहीं? हाँ ना, समझ में क्या बोल रहा हूँ? फेज का मतलब ये होता है, एक तो आपको पोजीशन पता चलेगी क्यू की, दूसरा आपको ये पता चलेगा किधर जा रहा है, मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है या दूसरी तरफ जा रहा है। आया समझ में? अगर मैं ऐसा बोलता हूँ फेज है 3π/2, अब बताइए किधर है? किधर जाएगा? उल्टा, मीन पोजीशन की तरफ। जैसे जैसे ये इधर जाएगा, किधर जाएगा? ये मीन पोजीशन की तरफ। आ रहे समझ में? तो फेज आपको एक ही टाइम पे दो चीज़ें बताता है, एक तो उसकी पोजीशन और एक उसकी डायरेक्शन चलने की। समझ में क्या? आया कि नहीं आया? अब मैं इसी चीज़ को ऐसे कर देता हूँ, पकड़ करके ऐसे, ताकि और समझ में आए ये पेंडुलम वाला सिस्टम। अब मैंने इसको ऐसे रखा है भाई, ध्यान से देखो, ये अपना सेंटर है, ये यानी कि मेन पोजीशन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव ए था अपना इतना, और ये नेगेटिव है
ठीक है, ये नेगेटिव डायरेक्शन और ये पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक, क्यू को ऑब्जर्व करना है हमने, पी तो हमें पता है कैसा मोशन कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए क्यू का जो मोशन है या क्यू का जो फेज है वो किसके कारण है, पता है? ये जो फेज की वैल्यू है ना, ये किसके कारण है? पी जो सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, उसके कारण है फेज की वैल्यू। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? क्यू का जो फेज है वो पी के कारण है। अब एंगल कहाँ से आ गया? कई बच्चे सोचते हैं इसमें क्यू में एंगल कहाँ से आ गया, वही चीज़ आपको समझाइए। जो पी का जो एंगल है ना, वही इसकी वैल्यू बता रहा है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट किधर है, किस डायरेक्शन में है। जो पी का एंगल है ना, वो है इसका फेज। ठीक है, अब मान लो यहाँ ये है आपकी मेन पोजीशन, यहाँ फेज क्या क्या हो सकता है? एक तो 0, एक कितना हो सकता है पाई, और एक कितना हो सकता है 2 पाई। तो यहाँ का फेज बोलो कितना? 0 पाई और 2 पाई। तो मेन पोजीशन पे फेज कितना हो सकता है? 0 पाई 2 पाई। बताइए फेज कितना? यहाँ पाई/2। आ रहा है समझ में? यहाँ फेज बताइए, यहाँ देखो ऊपर गया पॉजिटिव में ऊपर गया, फिर नीचे आया नेगेटिव में मैक्सिमम। क्यू कितना फेज है? 3π/2। यहाँ फेज कितना होगा? 3π/2। आ रहे समझ में? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फेज है 3π/4, बताइए किधर जा रहा है? भाई यहाँ पाई और पाई, देखो पाई/2 है, यहाँ पाई/2 है, दिख रहा है आपको? तो ये क्या बन जाता है? पाई। कितना एंगल बन गया? पाई। एक क्वाड्रेंट 2 3 4, आप ऐसे सोच सकते हो। कितने क्वाड्रेंट हैं? सेम पार्ट है। आ रहे समझ में? अब एक हिस्सा 2 हिस्से 3 हिस्से जुड़ के क्या बनता है? 3π/2। देखो पाई/2 पाई/2 3 हिस्से जुड़ के क्या बन जाता है? 3π/2। मैंने क्या बोला? 3π/4। यानी कि इसके और इसके बीच में कहीं, समझ में आ रहा है? तो अब किधर जा रहा है ये क्यू? तो पी तो ऐसे जा रहा है, ऐसे नीचे की तरफ। तो क्यू किधर जा रहा है? मैक्सिमम में नेगेटिव की तरफ, आ रहा है समझ में? हाँ। अब दो अगर पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हो, मान लो एक तो इधर जा रहा है और एक यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से, ध्यान से देखो। क्या दोनों की पोजीशन हम बहुत आसानी से बता सकते हैं फेज की हेल्प से? बिल्कुल बता सकते हैं। ये पार्टिकल यहाँ पहुँचा, जस्ट ये पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ, पीछे से, मेन पोजीशन के पीछे से। तो पी पार्टिकल एक दूसरा पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये होगा ना। तो दूसरा पार्टिकल क्यू डैश वो यहाँ से चला है, क्यू डैश। दोनों की पोजीशन में फ़र्क होगा, क्योंकि जब ये मैक्सिमम में पहुँच जाएगा तब ये यहाँ पहुँचेगा, और जब ये ऊपर जा रहा होगा ना ये वाला, तब ये नीचे आने का टाइम हो जाएगा इसका। तो दोनों की पोजीशन आप किसकी हेल्प से बताओगे? फेज के हेल्प से। आ रहा है ना समझ में? तो फेज ऐसी चीज़ है जो आपको पोजीशन भी बताएगी, साथ में डायरेक्शन भी बताएगी कि ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। और उसी चीज़ को हम इस तरह से ऐसे समझेंगे कि लेफ्ट जा रहा है कि राइट जा रहा है, ऊपर नीचे। देखो उधर पॉजिटिव ऊपर और नेगेटिव नीचे, वाई एक्सिस मानना था। तो ऐसे उस चीज़ को ऐसे टेढ़ा करके देखें क्या किधर जा रहा है, इधर या फिर इधर। है ये 11th की चीज़, लेकिन मेरे को बतानी पड़ रही है क्योंकि मजबूरी होगी, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये E0 sin ωt यहाँ कैसे आ गया, वहाँ उस फॉर्मूले से आया। आगे समझ में? अब एक और चीज़ देखो, एक होता है इनिशियल फेज। इनिशियल फेज क्या है? यही चीज़, ये मेन पोजीशन के पीछे से शुरू हुआ है, ध्यान से देखो। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहाँ है? यहाँ कहीं। अगर मेन पोजीशन के पीछे से स्टार्ट हुआ, देखो यहाँ से कि कहाँ से? पीछे से। तो ये फाई एंगल पीछे से शुरू हुआ, कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया, सेम वही। तो कितना एंगल ट्रेस किया इसने? ωt। पूरा एंगल कितना है? ωt। ध्यान से सुन लो। जब ये यहाँ से चला और यहाँ पहुँच गया, सेम वैसे ही ट्रायंगल बन गई, सेम सारी चीज़ें। अब इसका ωt, इस ट्रायंगल के लिए ये छोटा ωt जो है ना, किसके इक्वल है? पूरे एंगल में से क्या माइनस कर दो? फाई। कितना पीछे से चला? फाई। नहीं है क्या समझ में? देखो पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना ट्रेस हुआ? पूरा का पूरा। उसमें से कितना माइनस कर दो? फाई। आपको क्या मिल जाएगा? ωt। आगे समझ में? तो कितना पीछे से स्टार्ट हुआ, उसकी इक्वेशन क्या बनेगी? अगर पीछे से स्टार्ट हुआ है तो y = a
साइन ओमेगा टी -5। आ रहा है समझ में? अगर आगे से स्टार्ट हुआ, मीन पोजीशन के आगे से, ऊपर से यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पहुँच गया, यहाँ, तो ये क्यू पार्टिकल कहाँ है? यहाँ। अब कितना आगे से स्टार्ट हुआ ये ध्यान से देखो, इतना एंगल ऑलरेडी चल चुका था ये, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए देखो एक बार, कितना एंगल चल चुका था ये, पहले ये कितनी पोजीशन पे खड़ा था मीन के साथ? 5, और कितना और चला? ओमेगा टी। फिर वैसे ट्रायंगल बनाओ सारी, तो ओमेगा टी +5, कितना आगे? पूरा एंगल जो है ना ओमेगा टी, पूरा एंगल ओमेगा टी क्या है? दिस ओमेगा टी +5। तो अगर मीन पोजीशन के पीछे से स्टार्ट हो रहा है, मीन पोजीशन के पीछे से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या लग जाएगा? -5 पीछे से, और आगे से स्टार्ट हो रहा है तो आ रहा है समझ में? ठीक है, ये आगे से स्टार्ट होना है, मीन पोजीशन के आगे से स्टार्ट हो रहा है, 5 एंगल आगे से, तो ये इक्वेशन लग जाएगी। पीछे से स्टार्ट हो रहा है तो ये इक्वेशन लग जाएगी। अब इस इक्वेशन को हम बदल भी सकते हैं, बताऊंगा मैं अभी, पहले ये देखो। अब इसमें ओमेगा टी तो हमें पता है, ओमेगा टी क्या है? फेज। साइन का क्या है? ये आर्गुमेंट। देखो ए का क्या है? ये पूरा आर्गुमेंट। ये क्या है? पोजीशन एट एनी टाइम। ए क्या है? मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू। साइन क्या है? उसका आर्गुमेंट। ओमेगा टी क्या है? फेज। तो फाई क्या है? इनिशियल फेज। याद रखना, फाई ऐसे आ जाए प्लस या माइनस तो हम समझ जाएंगे फाई यहाँ पे इनिशियल फेज लिया गया है, शुरुआत में पोजीशन कहाँ थी। आगे समझ में? इनिशियल फेज ये, इसी फॉर्मूले का आप कोस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। है क्या याद है कुछ? देखो ओमेगा टी क्या आपका? थीटा। देखो साइन 90 माइनस थीटा, माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं हम। साइन 90 प्लस थीटा, 90 पे रेशियो चेंज होता है, ध्यान से सुन लो। 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा पे रेशियो बदलेगा। साइन किस में कन्वर्ट होगा? कोस में। समझ में? अब साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये थीटा है आपका, 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा? कोस थीटा। और कोस थीटा की भी इक्वेशन बनेगी ऐसे, y = a कोस ओमेगा टी। अब ये इक्वेशन क्या बताएगी? सिरदर्दी कुछ भी नहीं इसमें। ये इक्वेशन क्या देगी पता है? जब वैल्यू 0 रखोगे, एंगल पाई रखो, 0 रखो, 2π रखो, इससे अपोजिट वैल्यू निकल के आएगी साइन वाले से, क्योंकि साइन 90 पे क्या हो जाता है? मैक्सिमम। कोस 90 पे क्या हो जाता है? 0। आ रहे समझ में? ए कोस ओमेगा टी, कोस 0 1, यानी कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है पता है? यहाँ से, मैक्सिमम वैल्यू। समझ में रहा? कोस 0 कितना है? 1। इसका ग्राफ, दोनों चीज़ों का जब मैं आपको ग्राफ समझाऊंगा तो और अच्छे समझ में आएगा। जब आप करंट का ग्राफ बनाते हो तो आपको ग्राफ ऐसा मिलता है, टी टाइम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम ईएमएफ, इधर नेगेटिव में मैक्सिमम ईएमएफ जो है ना, ई नोड, मैक्सिमम के लिए ई नोड यूज़ करेंगे। अब इसका ग्राफ ये ऐसा बनता है। ये ऐसा ग्राफ क्यों पता है? ये साइनोसाइडल कर्व बोला जाता है। मतलब ग्राफ ऐसा क्यों नहीं बना, ऐसा ही क्यों बना? क्योंकि ये साइन की वैल्यू के अकॉर्डिंग है भाई। साइन की वैल्यू देखो आप, शुरू में तो एकदम से हाफ होती है, साइन 30 पे क्या हो जाती है? हाफ, 1/2, 0.5। फिर साइन 30 से आगे बढ़ते हैं ना आप तो 0.85, 45 पे क्या हो जाती है? 0.85, थोड़ी सी बड़ी। तो उसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ है। समझ में आएगा? सारी चीज़ें 11th की हैं, फिर भी मैं बता रहा हूँ, कोई बात नहीं, ताकि इतना ही बताऊँगा ताकि चैप्टर में अपने काम आए, उससे ज़्यादा नहीं बताऊँगा। समझ में? अब यहाँ देखो, यहाँ फेज कितना है? यहाँ फेज है 0, क्या हो सकता है? पाई और 2π। यहाँ मेन पोजीशन है। अब ऊपर जाते हुए मैक्सिमम पॉजिटिव में यहाँ फेज कितना होगा? याद है? π/2। यहाँ फेज कितना होगा? यहाँ मीन पे आ गया, एक चक्कर लगा करके ऐसे, क्यू ऐसे आ गया तो पी ऐसे आ गया तो क्यू कहाँ आ गया? मीन पे। पी ऐसे आ गया ना
पाई एंगल कवर करके, पाई 180, तब क्यू कहाँ गया, मेन पोजीशन पे। आ रहे समझ में। अब यहाँ फेज बताइए कितना होगा, यहाँ 3π/2, और यहाँ फेज कितना होगा 2π। इसलिए तो बोला था मैंने, यहाँ फेज क्या हो सकता है 0π/2π। आ रहा है समझ में। अब मैं 0 लिखता हूँ यहाँ से। अब एक ये ग्राफ है, दिख रहा है आपको, ये साइन का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, साइन वेव, साइन वेव, वेव टाइप दिख रहा है ना आपको, ये साइन वेव ग्राफ है। और आपको समझ में आएगा जब मैं बोलूँगा अपने पास दो तरह के इन्वर्टर होते हैं, साइन वेव इन्वर्टर और कॉस वेव इन्वर्टर। बहुत अच्छे समझ में आएगा जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। समझ में, साइन और कोस का मतलब क्या है, फेज का फर्क है बस। किस चीज़ का फर्क है, फेज का। कोई आगे से स्टार्ट हो रहा है किसी में करंट, कोई मीन पोजीशन के पीछे से स्टार्ट हो रहा है। यही पेंडुलम था इधर, मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हो तो साइन वाली इक्वेशन लग जाएगी। अगर एक साइड डिस्प्लेस करके फुल फिर छोड़ोगे तो भी तो हिलेगा। फिर कहाँ से स्टार्ट हुई वैल्यू, पॉजिटिव से या नेगेटिव से। पूरा ऐसे डिस्प्लेस करो फिर छोड़ो, तो ये स्टार्ट करने का मतलब है आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। एक पार्टिकल ऑसिलेट करना कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, मेन पोजीशन से, उसके आगे से या पीछे से। अगर मेन पोजीशन पे स्टार्ट हो रहा है तो साइन का ग्राफ ये बन गया। अगर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है वो, तो ये देखो एंगल, यहाँ देखो एंगल कितना है 0, लेकिन वैल्यू क्या है मैक्सिमम। तो हम समझ जाएंगे कौन सा इक्वेशन है यहाँ पे, कोस ओमेगा टी। कोस का ग्राफ कैसा बनेगा, ध्यान से देख लो। 0 एंगल पे वैल्यू क्या रहेगी, मैक्सिमम। आ रहा नहीं आ रहा समझ में। कोस 0 1, तो आपका y किसके इक्वल होगा, मैक्सिमम वैल्यू के। ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया। साइन का ग्राफ ये है, कोस का ग्राफ ये है, इतना सही फर्क है। और स्टार्ट होने का फर्क है, पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट कर रहा है अपनी पोजीशन। अगर यहीं से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट नहीं कर रहा, कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, आगे से। कितना आगे से, π/2। तो मैंने आपको समझाया था y = sin ωt + π/2। रेशियो बदलता है नहीं, 90 + थीटा, 90 + थीटा रेशियो बदलता है। आपने सिर्फ क्या पढ़ा है, 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा। नहीं, 90 + थीटा भी क्या होता है, cos थीटा। याद रख लेना। समझ में आ गया। हाँ बताओ इक्वेशन समझ में आएगी नहीं आई, आई इक्वेशन समझ में। तो ये इसका डायग्राम है, ये वेव डायग्राम है जो आपको समझना है। साइन का ग्राफ ऐसा, वेव का ग्राफ, उसका कोस वेव का ग्राफ है ऐसा। आ रहा है समझ में, ठीक है। अब इस चीज़ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, केवल वही रखूँगा और बाकी चीज़ें मैं साफ़ कर दूँगा। अब मैं इसके केवल x एक्सिस और y एक्सिस ही जिंदा रखता हूँ। देखो ये x एक्सिस और y एक्सिस ही चाहिए अपने को। हम जो p पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा था उसको बोल जाते हैं। तो हम समझते हैं कि एक वेक्टर ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, एक वेक्टर ऐसे चल रहा है, बस बाकी चीज़ें छोड़ देते हैं। तो एक वेक्टर ऐसे घूम रहा है, ये क्या है, ये EMF वेक्टर भी हो सकता है। मैक्सिमम वैल्यू है 20 की, लेकिन आप देखो इस टाइम पे EMF की वैल्यू ये है। ये तो रेडियस वेक्टर है, अभी पूरा घूम रहा है जिसकी वैल्यू मैक्सिमम, और यहाँ घूमते घूमते यहाँ इसकी वैल्यू क्या हो जानी है, मैक्सिमम π/2 पे। अब ये मान लो EMF वेक्टर है, ठीक है, और यहाँ जब EMF बनती है ना उसके बाद करंट फ्लो होती है। समझ में। तो ये रहा करंट वेक्टर I नोड, P की वैल्यू ऑफ करंट, रेडियस वेक्टर है। अभी करंट की वैल्यू क्या है, इतनी सी। EMF पॉजिटिव में है और ये किस में है, नेगेटिव में। इनके बीच एंगल कितना है वो अभी समझ में आएगा। इनके बीच एंगल अभी दिख रहा है जैसे आपको 90 है। क्या 90 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। EMF आगे हो सकता है, यस। क्या पीछे हो सकता है EMF, यस। EMF पीछे भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, क्योंकि हमारे अल्टरनेटिंग करंट वाली जो चीज़ें होती हैं ना, AC करंट से चलने वाली चीज़ें, उनमें एक चीज़ नहीं लगी होती, केवल और केवल रेजिस्टेंस नहीं होता है, उनमें बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं। मानो आप
जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे समझ में आएगा। रेजिस्टेंस के भी कई नाम है इसमें, समझ में। देखो भाई अब ईएमएफ वेक्टर ऐसे घूम रहा है तो ये फेज बता रहा है, यहाँ जैसे यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ फेज क्या हो जाएगा π/2, यहाँ पहुँचा, देखो ये यहाँ पहुँचा, ईएमएफ वेक्टर घूम करके इधर पहुँचा ऐसे ईएमएफ वेक्टर, तो यहाँ पहुँच गया ना ये वाला ईएमएफ। हमारे वायर में क्या होता है, आप जो वैल्यू देखते हो ना, एक में टेस्टर ग्लो करोगे, एक में टेस्टर डाला आपने, ये 3 स्विच दिख रहे हैं आपको अपने, अरे 3 पिन जो प्लग होता है ना, इसमें टेस्टर डाला आपने, एक में टेस्टर ग्लो किया, एक में टेस्टर ग्लो नहीं किया, तो हम बोलते हैं इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 220 वोल्ट। क्या घर में 220 वोल्ट लाइट आती है? आती है कि नहीं आती? अपने सारे बिजली के उपकरण कितने वोल्ट पे काम करते हैं, कितने वोल्टेज पे? 220 पे। तो घर में क्या एक्चुअल में 220 है वोल्टेज? 220 नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, 300 से ऊपर है, 310 11। कितनी वोल्टेज आती है घर में अपने? 310 या 11 वोल्ट, समझ लो। फिर 220 क्यों लिख रहे हैं सर? भाई 220 क्या है माननी हमने? एवरेज। यहाँ पे उसका नाम क्या है? आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है 220, एवरेज लिया है। कभी 311 10 हो जाएगी, यहाँ पहुँचते पहुँचते 311, और फिर घटना चालू कर देगी, फिर नेगेटिव में बढ़ेगी 311, ऐसे ऑसिलेट करती रहेगी। तो हम कब कितना काउंट करें? तो हमने उसकी आरएमएस वैल्यू निकाली हुई है। आरएमएस वैल्यू समझाऊंगा तब आएगा समझ में। ये आरएमएस वैल्यू होती है 220 वोल्ट, इतना वोल्टेज। तो जब ये घूम करके इधर आ गया तो ईएमएफ 0 है, ये करंट ऊपर चला गया इतने टाइम में, ये करंट यहाँ पहुँच गया मैक्सिमम वैल्यू। जब ईएमएफ इधर घूम के आया तो ये ईएमएफ का फेज कितना है पता है? ईएमएफ का फेज है पाई। उस टाइम पे ईएमएफ की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। करंट 90 पे पहुँच गया जब ईएमएफ यहाँ था, तो क्योंकि इनके बीच एंगल कितना है? 90। करंट यहाँ पहुँच गया घूमते घूमते, करंट मैक्सिमम वैल्यू पे पहुँच गया। तो इस तरह से फेज बता रहा है ये चीज़। इस तरह से हमने सर्कल को हटा करके ऐसा डायग्राम बनाया है जिससे फेज पता लग जाए, सर्कुलर की कोई ज़रूरत ही ना पड़ो। तो इसको क्या बोलते हैं? ये डायग्राम हमने बनाया फेजर डायग्राम। कौन सा डायग्राम है? फेजर डायग्राम। ये क्या बोला जाएगा? फेजर डायग्राम। आ रहे समझ में? अभी क्या मैंने बोला, इनके बीच कितना एंगल है? 90। समझ में? क्या 90 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जब आप फ़ैन चलाते हो, कई बार आप देखते हो आपका फ़ैन जो है वो आवाज़ तो कर रहा है लेकिन चल नहीं रहा है, घूम नहीं रहा है। फिर दबाया, हो सकता है आपके स्विच में कोई प्रॉब्लम हो, फिर आपने दबाया, स्विच नहीं चल रहा है, आवाज़ तो कर रहा है, हमें पता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, आवाज़ कर रहा है, गूं गूं की आवाज़ कर रहा है, लेकिन चल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि पावर फैक्टर यहाँ पे क्या हो गया है? पावर फैक्टर क्या हो गया है? 0। क्योंकि पावर का जो फॉर्मूला होता है ना बेटा, एक्चुअल में होता है VI cos थीटा। समझ गए? EI cos थीटा, EMF या वोल्टेज VI cos थीटा। जब यहाँ पे VI cos 90 है दोनों के बीच में, तो आपका पावर कितना मिलेगा आपको? 0। पावर फैक्टर बढ़ जाएगा। ये cos थीटा क्या है ना, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर उस केस में क्या हो जाता है? 0। तो आप इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हो, इसका कैपेसिटर चेंज करता है और बोलता है चला के देखो, चल जाता है। क्या हो गया? ऐसा कैपेसिटर में दिक्कत थी, तो कैपेसिटर ने ऐसा क्या किया? इस पावर फैक्टर को बढ़ाया है 0 से। मतलब क्या है? जो एंगल था ना 90 उसको घटाया है। इनके बीच जो एंगल था ना 90 कंप्लीट, उसको क्या किया? कम किया। हो सकता है वो 0 कर दे लेकिन ना भी कर पाए, लेकिन 90 रहेगा ना जब तक, तब तक फ़ैन नहीं चलेगा। क्योंकि जिस टाइम पे इसमें EMF जा रहा है उस टाइम पे करंट नहीं पहुंच रहा, और जिस टाइम पे इसमें करंट पहुंच रहा है उस टाइम पे EMF नहीं जा रहा। क्योंकि आप देखो डायग्राम से, एक मैक्सिमम हो जाता है, दूसरा मिनिमम हो जाता है। आ रहे समझ में? तो कैपेसिटर का काम क्या है? जैसे आपने स्विच दबाया तब उस टाइम तक EMF गई, EMF जाने के कारण क्या होगा? वोल्टेज जाने के कारण कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट कर देगा। जैसे कैपेसिटर चार्ज होगा उसी टाइम तक करंट भी पहुंच जाएगा उसके पास, करंट पीछे नहीं रहेगा अब। क्योंकि जैसे आपने स्विच ऑन किया, EMF गई, EMF ने चलना स्टार्ट किया, EMF चल पाती उससे पहले उसको कैपेसिटर को चार्ज करना पड़ गया, तो EMF फैक्टर चला नहीं, यानी कि EMF ने ऑसिलेशन स्टार्ट नहीं किया था, तब करंट स्टार्ट हो गया। और मान लो EMF यहाँ तक पहुँचा था, करंट तभी स्टार्ट हुआ, एंगल क्या हो गया इनके बीच में? बहुत कम, कॉस फैक्टर बढ़ गया ना। 1 के करीब नहीं पहुँचा लेकिन 1 के करीब हो जाता है। आगे समझ में? कोस 0 क्या होता है? 1। यही कारण है
कैपेसिटर हम इसीलिए लगाते हैं ताकि फेज को क्या कर सकें, कम कर सकें। आगे समझ में, यही फेज होते हैं। आपने सुना होगा डबल फेज की मोटर, ट्रिपल फेज की मोटर घर में आपके, सिंगल फेज की मोटर, 3 फेज की मोटर, सुना है नाम ऐसे। जब आपकी लाइट चली जाती है ना एक वायर में, तब कहते हो फेज बदल के देख लो, तो फेज यही है। दूसरी वायर में जो चार्ज ऑसिलेट कर रहा है ना, वो क्या पता कहाँ से अलग तरीके से ऑसिलेट कर रहा है, हो सकता है वो मेन पोजीशन से ऑसिलेट ना कर रहा हो। तो उसमें किस चीज़ का अंतर है एक वायर और दूसरी वायर में? फेज का। किस चीज़ का अंतर है? फेज का। इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम? फेज। जो चार्ज ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है ना, हो सकता है एक चार्ज मेन पोजीशन से ऑसिलेट करना स्टार्ट किया हो सकता है दूसरी वायर में चार्ज कहाँ से ऑसिलेट करना स्टार्ट करे? मैक्सिमम से। आ रहे समझ में? यही फेज होता है। और आज के बाद आप ये आर्ग्यू नहीं करोगे कि E इज टू ई नॉट साइन ओमेगा टी आया कहाँ से, I इज टू आई नॉट साइन ओमेगा टी आया कहाँ से। क्या मतलब हुआ? दिस इज फेज ओमेगा टी। मतलब हर टाइम पे वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती है, एंगल के हिसाब से वैल्यू बदलती है, और ये वैल्यू जो है ये तय करेगा कि ये वैल्यू कितनी होगी। साइन ओमेगा टी आपकी वैल्यू डिसाइड करेगा कितनी होगी। अगर ये साइन की वैल्यू 0, तो आपका जो करंट है उस टाइम पे वो भी क्या होगा? 0 उस टाइम पे। तो ऐसे 1 सेकंड में 50 बार ऐसे ऑसिलेट करता है इंडिया में करंट। तो इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 50 हर्ट्ज। आगे समझ में? वही सेम सिचुएशन है झूले वाली। एक बार उसी डायरेक्शन में स्पीड बढ़ेगी, फिर घटेगी उसी डायरेक्शन में, फिर जब अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड बढ़ेगी, फिर उसी डायरेक्शन में घटेगी। देखो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन समझने का फ़र्क है। आगे समझ में? अब कल हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है कल? ग्रोथ ऑफ करंट इन ए सर्किट। किसी सर्किट में करंट की ग्रोथ कैसे होगी, इन LR सर्किट देखेंगे कल।